बिहार के एक राजनीतिक अध्याय का अंत, या ये कहें कि एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। अब तक के बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि उन्हें किसी ने हराकर सत्ता से बाहर किया है, बल्कि वो खुद इस पद से पीछे हटेंगे। और आज से करीबन 26 साल पहले 3 मार्च 2000 को पहली बार उस समय के युवा नेता नीतीश कुमार ने बिहार के कद्दावर और बाहुबली नेता लालू प्रसाद यादव को हराकर 7 दिन के लिए पहली बार सत्ता संभाली थी। मगर वो ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद दोबारा जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो डेट थी 24 नवंबर 2005, और तब से लेकर अब तक नीतीश ही गद्दी पर सवार है। 21 साल तक, तकरीबन 20.5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रहना, और भी बिहार जैसे बड़े राज्य की जहां से देश की राजनीति शुरू हुई थी, जिसे राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। मगर हमने नवंबर 2025 में जब बिहार में चुनाव हो रहे थे, जिसमें एनडीए की बड़ी जीत हुई, तभी ये कहा था कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बनेंगे मगर अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। पवन जी, राजनीतिक पंडित जो कहते थे वही हुआ कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद अपने पद से इस्तीफा देकर अब राज्यसभा की ओर चले। देखिए, मुझे लगता है कि ये कहानी चुनावों से पहले लिखी जा चुकी थी जी। ये सब पहले से तय था, लेकिन पार्टी के कुछ 1-2 लोगों को पता था। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी 3-4 लोगों को पता था, आम जनता को नहीं पता था। यही वजह है कि आज जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, तोड़फोड़ हो रही है। जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के ही कार्यकर्ता, हाँ बिल्कुल, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहानी, इसकी रूपरेखा पहले से तैयार हो चुकी, लिखी जा चुकी थी। सिर्फ नतीजों का इंतजार होता कि कितने हम लेते हैं, कितने वो लेते हैं। जब देखा कि कहानी सेट हो गई है, अब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अब थोड़े ही महीने हुए हैं, उसके बाद 5 महीने अचानक से, और इतना ही समय देना था, 5 से 6 महीने का ही पे करार था कि इसके बाद ऐसा चेंज लाएंगे कि नीतीश दिल्ली पहुंच जाएंगे, उनका बेटा एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाएगा, कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में, और उसके बाद पार्टी की कमान बीजेपी के पास आएगी। और ऐसा ही हुआ, और ये पहले से तय था। लेकिन ये है कि बिहार के भीतर बीजेपी का अब कंट्रोल करना, अपना सीएम बनाना, और ये बिहार के लिए अच्छा भी होगा। अच्छा पवन जी, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। इस समय जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हुए हैं, और एक जगह बैठक चल रही है बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं की। अब वहां ये रूपरेखा तय हो रही होगी, क्योंकि कमांड नीतीश कुमार के हाथ से बीजेपी के हाथ में जाएगी डायरेक्ट, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका होगा। आपको लगता है कि ये सरकार 5 साल चल पाएगी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री की आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये चलेगी। देखिए, इसके जो ये सियासत है ना, इसके अंदर की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हालात के हिसाब से बदलती हैं और चेहरों के हिसाब से भी बदलती हैं। तो बिहार के अंदर नीतीश कुमार बहुत पॉपुलर चेहरे रहे हैं, अब थे लेकिन अब नहीं हैं। तो ये जो करवट है, ये बिहार के अंदर एक नई सियासत को लेकर आएगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट देगी जो आम लोगों को स्वीकार्य होगा। और अब देखिए, ये समय भी पूरा निकालेंगे, और मुझे लग रहा है कि आने वाला जो टेन्योर होगा वहां पर भी दूसरी पार्टियों को ये पीछे रखेंगे, आगे नहीं आने देंगे। पवन जी, जब पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने 3 मार्च 2000 को, तब ये समता पार्टी हुआ करती थी। समता पार्टी में थे, इनके साथ जॉर्ज फर्नांडिस भी उस पार्टी में थे, और वाजपेयी जी के बहुत नजदीकी ये सभी लोग थे, क्योंकि एनडीए का हिस्सा थे। हाँ, वो रेल मंत्री भी रहे। उसके बाद बड़ी बात यह है कि चाहे आज विपक्षी, जो भी विपक्ष होता है बिहार में, वो चाहे नीतीश कुमार को पलटू राम कहते रहे हों, मगर एक चीज तो माननी पड़ेगी कि बहुत बड़े राजनीतिक पंडित हैं। 10 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है बिहार में, और कहते हैं कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। और आज अपनी ही सरकार को छोड़ के जा रहे हैं। आपको लगता है प्रेशर है उनके ऊपर, या नीतीश को लगता है बहुत लंबी पारी खेल ली, अब बदलाव चाहिए? बिल्कुल यही था। देखिए, लालू राज को वहां से हटाना वो नीतीश के हाथ, जड़ों से पीछे करना वो नीतीश को उसका श्रेय जाता है। लेकिन नीतीश अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं
अब वो सोचते हैं कि मेरे लिए राज्यसभा बेस्ट रहेगी, यहाँ पर मुझे एक लिमिटेड दायरे में काम करना है। और शायद उनको मंत्री भी बनाया जाएगा केंद्र में। हो सकता है मंत्री भी बना दे, लेकिन सीएम की जो अब प्रेशर था उनके लिए झेल पाना मुश्किल था। अब वो नए चेहरे जो आएंगे, अब उनको क्या क्या दायित्व मिलता है वो तो बाद की बात है, लेकिन नीतीश का ये पलटवार नहीं है। नीतीश की जो इच्छा थी चुनावों से पहले की, जैसे मैंने पहले कहा, इच्छा नीतीश की थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की इच्छा थी? आप इसको दोनों की कह सकते हो, नीतीश को मानना ही था ये आप दोनों की कह सकते हो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी और उसके अंदर इसकी सहमति थी। नीतीश पूरी तरह से सहमत है कि ठीक है, बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में, बस पलटने के ऑप्शन कम है क्योंकि जेडीयू के पास है ही कुछ नहीं। हाँ यही वजह है ना, उनके साथ जाने और उन्होंने यही तरीका भी सही समझा कि मैं इस समय निकल जाऊं, बेटे को कमान सौंपूं, खुद निकल जाऊं। क्योंकि अब आप देखोगे जो पुराना सीएम चेहरा था नीतीश का और आज का सीएम नीतीश, दोनों के भीतर बहुत अंतर है। वो कई जगह पर भूल भी जा रहे हैं, कई जगह पर वो कुछ बयान देना होता है, बयान डाइवर्ट हो जा रहा है, तो वो थोड़ा उसी दिमागी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इस समय उनके ऊपर प्रेशर दिखता है। हाँ जी, आपने भी लंबे समय तक राजनीति कवर की है, राजनीतिज्ञों को कवर किया है। आपको लगता है 21 वर्ष सीएम रहने के बाद बहुत प्रेशर होता है और कई बार हर पॉलिटिशियन ये चाहता है कि अब वो अपना बहुत रेस्पेक्टेबल एग्जिट करे, यानी कि बड़ी इज्जत से रिटायर तो नहीं हो रहे वो पॉलिटिक्स से, मगर अपनी कुर्सी से रिटायर हो रहे। ये जरूरी भी होता है। आप ज़्यादा देर तक किसी राज्य की कमान संभालेंगे तो बासु जैसा हाल भी हो सकता है एंड में। 35 साल रहे, मैंने कहा ना कि वो भी सठिया गए थे लास्ट में, उनकी भी हालत खराब हो गई थी। तो नीतीश को ये लगा कि एक ऐसा मौका है कि बेटे को लाओ एक्टिव पॉलिटिक्स में, कमान बीजेपी को दो, उनके अंदर वो काम करेगा, वो अभी नया चेहरा है, सीखेगा। हो सकता है जनता दल यूनाइटेड का नया चेहरा आने वाले चुनावों में वो हो, लेकिन इस समय उनका जो एग्जिट है ये सहमति से है और वो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा दांव भी उन्होंने खेला है। एक सवाल बहुत ज़्यादा ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार चाहते थे अब पीछे हटना या बीजेपी चाहती थी उन्हें पीछे हटाना? देखिए, इस सवाल का किसी के पास भी जवाब नहीं होगा, क्योंकि बहुत अंदर खाते में बैठक हुई है। ये अंदर खाते की बैठक है और इसमें जवाब अगर कोई देगा तो उसका एक ही आंसर है कि दोनों की सहमति है कि ये दांव खेला जाए। क्योंकि बिहार के भीतर नीतीश कुमार जो कसौटी पे इस टेन्योर में 5 महीने में खरा उतरने की ट्राई कर रहे थे वो नहीं हो पा रहे थे। दरअसल जो मंत्रालय थे उसे लेकर खींचतान अभी भी थी। अब कंट्रोल बीजेपी के पास होगा। ओम उनसे पहली बार गया था, बस वहीं पर दिक्कत थी। और अब देखिए आप बिहार में बदलाव होगा। और ये बदलाव जो आप देखते हैं बिहार में, ये बिहार की नई राजनीति की शुरुआत है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि उस समय भी एक नई शुरुआत हुई थी जब समता पार्टी ने कुछ दिनों के लिए सत्ता संभाली थी। अब एक नई शुरुआत होगी जिसमें भाजपा लीड करेगी। और आप देखना, जैसा मैं अभी कह रहा हूँ, ये सियासत ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की कि आप ये कह सकते हो कि एक क्षेत्रीय कम नेशनल पार्टी का मतलब कंट्रोल आ जाएगा, बीजेपी कंट्रोल आ जाएगा। और एक पार्टी का सफाया भी आप कह सकते हो कि एक तरीके से वो उन्होंने आराम से कर दिया। निशांत कुमार को आप कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के बाद? देखिए, वो भी नया चेहरा है और पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी नहीं है, वो नया चेहरा है और उसको अभी काम करना है। वो भाजपा के अंडर काम करेगा तो उसका फिर ही पता चलेगा, लेकिन उसको साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि उसी की तरह एक और चेहरा वहाँ पर चिराग पासवान भी है। और चिराग पासवान पहले से बहुत एक्टिव हुए। हाँ, तो चिराग पासवान के साथ मिलकर काम करना है तो टक्कर कड़ी होगी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि कमान आने वाले दिनों में उसके पास हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, बीजेपी का जो एक चीज़ कही जाती है, बहुत मशहूर है कि वो बड़े नेताओं को बहुत तरीके से रिटायर करते हैं और उन्होंने ये पहली बार नहीं किया। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से निकाल कर केंद्र में, और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से लाकर केंद्र में, और अब नीतीश कुमार को वहाँ से लाके केंद्र में। ये बीजेपी की बदलाव की जो राजनीति है, क्या ये नई जनरेशन को तैयार करने के लिए होती है या फिर बीजेपी कंट्रोल ओवरऑल देखना चाहती है कि हमारा कंट्रोल रहे? इसमें एक चीज़ है, मार्गदर्शक मंडल में जाने का रास्ता हर राज्य से दिल्ली से होकर गुजरता है। जो मार्गदर्शक में लोगों को डालना है वो यहीं से रास्ता दिल्ली जाएगा, दिल्ली से उस मंडल में डाल दिए जाएंगे जैसे बाकी वाले पड़े हुए हैं। तो ये सब वहाँ जाने की तैयारी में है। अगली बार आप देखना, आपको शिवराज चौहान का नाम कहीं नहीं दिखेगा।
आपको खट्टर का नाम कहीं नहीं पवन दिखेगा। जी, इसमें एक बात पॉजिटिव भी है। हमने देखा कांग्रेस के राज में कांग्रेस वाले अचानक से अपने मंत्रियों को हटा दिया करते थे और साइडलाइन कर दिया करते थे, मगर बीजेपी में एक खासियत है कि वो केंद्र के रास्ते उन्हें बहुत इज्जत से, बहुत जिम्मेवारी देते हुए जो है अगली जनरेशन को आगे लाते हैं। बिल्कुल, मैंने पहले कहा कि सभी राज्यों का रास्ता दिल्ली, दिल्ली से फिर मार्गदर्शक मंडल, लेकिन वहाँ पर भी उनकी इज्जत रहती है। ये डायरेक्टली कांग्रेस की तरह नहीं करते स्ट्राइक, ये बड़े तरीके से काम करते हैं, क्योंकि संगठन है ना, तो संगठन डिसिप्लिन से चलता है। तो ये अनुशासन तो संघ का पहला वो है, तो बस वही नीति है, उसके जरिए ये सारा काम आसानी से कर जाते हैं। ये राजनीतिक बदलाव जो बिहार में किया जा रहा है, बिहार को वैसे भी भारत की राजनीति की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि वहीं से चाणक्य ने राजनीति शुरू की ही, और जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं वो बिहार ही है। तो पाटलिपुत्र से क्या भारत की राजनीति में भी एक नया बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बिहार राजनीति का अगर आप किसी को भी कोई कहता है ना कि पॉलिटिक्स क्या है, सीखनी है, तो उसको बिहार में जाना चाहिए, वहाँ पर काम करना चाहिए। और ख़ास करके मैं तो ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का जन्म ही बिहार की वजह से हुआ है। तो वहाँ पर ज़रूर जो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी अभी स्कॉलर हैं जो कभी नहीं गए, उनको वहाँ पे जाना चाहिए, आम लोगों के बीच में रहना चाहिए 1-1, 2-2 महीना, तो अपने आप में वो विद्वान बनकर वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बच्चा बच्चा राजनीति से प्रेरित है। और बदलाव तो होता ही है, इतना लंबे समय जो होता नीतीश का, वो तो पहले से तय था कि ये होगा। तो नीतीश कुमार के लंबे करियर का अंत होने जा रहा है, मगर ये अंत एक नए अध्याय की शुरुआत भी है। वो नया अध्याय बीजेपी के लिए और बिहार के लिए कैसा होगा और इसका देश की राजनीति पे क्या असर होगा, ये हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप राजनीति को समझते हैं और इसे शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।